मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम उत्तर वैदिक सभ्यता देखेंगे और ऋग्वैदिक युग के पश्चात के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, परंतु उत्तर वैदिक में शेष 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक की रचना हुई। उस युग में आर्य सभ्यता शैन्य पूर्व और दक्षिण में फैली। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया। यह क्षेत्र सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। उत्तर वैदिक साहित्य में काशी, कौशल, विदेह, मगध एवं बंग प्रदेशों के राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिससे विदित होता है कि मगध और बंगाल तक संपूर्ण उत्तरी भारत के क्षेत्र से आर्य परिचित हो चुके थे। उस युग में आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बहुत अंतर आ गया था। विद्वानों के अनुसार उत्तर वैदिक सभ्यता का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हम ये देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। पहला है इसमें परिवार, विद्यार्थियों। उत्तर वैदिक काल में भी परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री आदि रहते थे। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। पिता ही परिवार का मुखिया होता था। भोजन और पेय पदार्थों में खाने में दूध, घी, दही, फल इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल के समान मांस खाया जाता था और मदिरा का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के साधनों में शिकार, खेलना, घुड़सवारी, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि आर्यों के प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। जुआ, नृत्य, संगीत आदि के भी आर्य शौकीन थे। वेशभूषा में उत्तर वैदिक काल के वस्त्र पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गए थे। मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र नीवी, वास और अधिवास धारण करते थे। आर्य लोग सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े पहनते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। शिक्षा के संबंध में व्यापक परिवर्तन हो चुका था। आध्यात्मिक और सांसारिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना संभवतः शिक्षा का प्रमुख ध्येय था। वर्ण व्यवस्था के संबंध में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया था। ब्राह्मण जो है वे समाज में उच्चतम स्थान पर थे। इसी प्रकार युद्ध में रत रहने वाले, राजनीति में अधिकार रखने वाले क्षत्रिय और शेष वैश्य कहलाए, जिसमें कृषि और व्यापारी भी शामिल थे। इस व्यवस्था का निम्नतम वर्ग शूद्र वर्ग था, जो अनार्य थे। शेष तीनों वर्गों की सेवा करना इनका कर्तव्य था। फिर भी निश्चित है कि अभी उत्तर वैदिक काल तक वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल नहीं थी जैसा कि आगे चलकर शूद्रों के युग में हो गई। शूद्रों की स्थिति इस युग में शोचनीय थी। विवाह एक पवित्र बंधन था। विवाह वयस्क होने पर किया जाता था। सामान्यतः एक स्त्री से विवाह का प्रचलन था, परंतु बहु विवाह भी उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है। इस युग में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा नहीं थी। इस समय की जब हम आश्रम व्यवस्था देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में की एक प्रमुख विशेषता थी कि मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसके अलावा इस समय यज्ञों का विशेष महत्व था। इस युग में यज्ञ और कर्मकांड अधिक जटिल हो गए थे। यज्ञ अधिक खर्चीले और पेचीदे थे। इस युग में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि विशाल यज्ञों का विकास हुआ और वैदिक मंत्रों के महत्व में भारी वृद्धि हुई। वेदवाद के साथ साथ यज्ञों में पुरोहितों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस युग की प्रमुख विशेषता शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय था। इसका प्रमुख कारण साम्राज्यवाद की भावना का विकास होना,
छोटे और बड़े राज्यों में अंतर किया जाने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख है, जैसे राज्य, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य, महाराज्य और साम्राज्य। राजा के राज्यों के आकार में वृद्धि के साथ प्रशासनिक तंत्र भी विस्तृत और जटिल हुआ। शासन का संचालन करने में राजा मंत्रियों की एक परिषद की सहायता लेता था। इन पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में रत्निनों के पदनामों का भी उल्लेख है। यह इनकी संख्या 11 थी। इनमें पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी, सुत, ग्रामीणी, छत्री, संग्रहिता, भागदुक, अक्षवाप और पालागल आदि प्रमुख थे। राजा इन अधिकारियों की सहायता से शासन को सुचारू रूप से चलाता था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कहना है कि राजसूय यज्ञ के समय राजा को एक एक दिन इन रत्नों के घर जाना पड़ता था और वहीं जाकर उसे देवताओं की पूजा करनी पड़ती थी। उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि यहाँ सभा और समिति नामक जन संस्थाओं का राजनीतिक महत्व बढ़ता जा रहा था। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का कोई जो है विशेष ऋग्वैदिक काल में कोई विशेष महत्व नहीं था। अथर्ववेद के एक मंत्र में एक राजा का कथन है कि सभा और समिति प्रजापति के दुहिताएं हैं, वे मेरी रक्षा करें, वे मुझे उत्तम शिक्षा दे। उत्तर वैदिक साहित्य में वैदिक नामक एक अन्य संस्था का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा के अनुसार विदथ को आर्यों की प्राचीनतम जनसभा मानते हैं। न्याय व्यवस्था के संबंध में उत्तर वैदिक काल में राजा न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे जो सहयोगी होते थे। न्यायाधीश को स्थायीपति कहा जाता था। गांव के साधारण अपराधों के लिए ग्रामवादीन अधिकारी नियुक्त किया जाता था। आर्थिक जीवन के संबंध में ये कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। 6 से 12 बैलों तक हल जोतने का प्रयोग किया जाता था। खाद का प्रयोग किया जाता था। वर्ष में 2 फसलें होती थी। सिंचाई के लिए वर्षा और कुएं के पानी के अतिरिक्त अथर्ववेद में नहरों के पानी का भी उल्लेख है। गेहूं, चावल, जौ, तिल आदि प्रमुख फसलें थी। इस काल में पशुपालन का महत्व कम नहीं था। अधिक से अधिक गायों का पालना वैभव की निशानी समझा जाता था। भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को भी पाला जाता था। इस काल में बहुत से शिल्पों और व्यवसायों का विकास भी हो चुका था। विद्यार्थियों, रथकार, कुलाल, कुम्हार, हिरण्यकार, चर्मकार, मणिकार, धनुषकार, तंतुवाय, रंगरेज, गायक, नृतक, सूत, मछुए, रसोइये, माहवत आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहा, तांबा, टिन, सीसा, स्वर्ण और रजत के प्रयोग भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग मिलता है। इस समय आंतरिक और वैदेशिक दोनों ही प्रकार के व्यापार प्रगति पर थे। इस युग में मुद्रा को शतमान कहा जाता था। इस युग में समुद्री व्यापार भी किया जाता था, जो संभवतः बेबीलोन के साथ होता था। मुद्रा के संबंध में राजबली पांडे का कथन है कि इस युग के निवासियों के आर्थिक जीवन में विनिमय कार्यों में सिक्के का प्रचलन हो चुका था। इति नमस्कार, धन्यवाद।